इस लेक्चर में हम गैसेस के मज़ीद लॉज, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ और जनरल गैस इक्वेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। चार्ल्स लॉ वाज गिवन बाय जैक्विस चार्ल्स इन 1787। चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट कहती है कि द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। सो चार्ल्स लॉ में हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशन को देखेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। तो अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें, एक सेम वैल्यू पे रखें, इसको चेंज ना होने दें, तो हमारे पास जो गैस का वॉल्यूम है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इट मीन्स कि अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा, और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो गैस का वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होगा। सो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज़। अगर हम इसको मैथमेटिकली फॉरवर्ड लेके जाएं तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। सो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। सो नाउ सपोज़ हमारे पास वॉल्यूम की एक इनिशियल वैल्यू है V1 और टेम्परेचर की इनिशियल वैल्यू है T1, दैट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट एट अ गिवन प्रेशर। अगर हम इस न्यू वैल्यू को चेंज करें टू V2 तो टेम्परेचर विल चेंज टू T2 और हमारे पास कांस्टेंट विल रिमेन कांस्टेंट। सो सिंस कांस्टेंट इज सेम ऑन बोथ साइड्स, सो वॉल्यूम 1 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम 2 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर 2। तो अगर हम इनिशियल टेम्परेचर के साथ इनिशियल वॉल्यूम की रीडिंग लेते हैं, तो अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे टू अ सर्टेन वैल्यू तो वॉल्यूम अपने आप को खुद इस तरह एडजस्ट करेगा कि हमारे पास वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशो एक सेम प्रेशर के ऊपर सेम रहेगी। So this is the key equation that we use to calculate the changes in volume when we have changes in temperature. Now, apart from this qualitative statement, we have a quantitative statement of Charles law. Charles law की quantitative statement क्या कहती है? That whenever temperature is increased by 1 degree centigrade or 1 Kelvin, volume increases by 1 2/73 of original volume. सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इसको 1 डिग्री इंक्रीज़ करते हैं यानी 26 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास फ़र्क क्या पड़ेगा वॉल्यूम पे। सो वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, सपोज़ कि इनिशियल वॉल्यूम है 546 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेज़ करने से हमारे पास जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ करता है बाय 1/273 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। सो ओरिजिनल वॉल्यूम था 546, तो अब वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज़ कितनी आई है 1/273 पार्ट ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो अब हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगा 546 से इंक्रीज़ होके 548 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब कभी हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे बाय 1 डिग्री और 1 केल्विन तो वॉल्यूम क्या करेगा, ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 पार्ट क्या करेगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। सो दिस इज़ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ जो हमें ये बताती है कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ करेगा। So to show this in equation, the final or the total volume is equal to initial volume V0 plus V0 multiply by the increase in temperature divided by 273. So हम इस equation से calculate कर सकते हैं total volume after increase in temperature. So suppose we have initial volume 273. Now the increase in temperature is from 25 degree centigrade to 28 degree centigrade. Now what will be the change in volume? So total volume is equal to initial volume 273 plus initial volume 273 multiplied by increase in temperature. So 25 to 28 is 3 degree increase in temperature divided by 273. So the new volume becomes 276. So this is how we calculate the changes in volume. Now हम इसी स्टेटमेंट को अप्लाई करते हैं चार्ल्स लॉ के ऊपर, वेयर वी हैव mathematical relation V1/T1 is equal to V2/T2. Suppose we have initial volume is equal to 546 centimeter cube at temperature
25 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं टू 26 डिग्री सेंटीग्रेड तो चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट के मुताबिक वॉल्यूम हमारे पास कितना होना चाहिए? वॉल्यूम विल इंक्रीज़ टू 548 सेंटीमीटर क्यूब अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन वी हैव यूज्ड प्रीवियसली। तो आइए इन दोनों वैल्यूज़ को डालते हैं और वेरीफाई करते हैं कि क्या चार्ल्स लॉ हमें करेक्ट वैल्यूज़ देता है। सो 546 डिवाइडेड बाय 25 डिग्री सेंटीग्रेड मस्ट बी इक्वल टू 548 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 26 डिग्री सेंटीग्रेड। So when we simplify it, so we find that the both sides are not equal. So इसका मतलब है कि Charles' law is not being obeyed. Now what is the issue? So the issue is with the scale of temperature that we are following. तो जब कभी हम टेम्परेचर को सेंटीग्रेड डिग्री के स्केल पे हम फॉलो करेंगे तो सेंटीग्रेड के स्केल पे हमारे पास चार्ल्स लॉ वर्क नहीं करता। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट टू कीप इन माइंड कि जब कभी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में होगा तो चार्ल्स लॉ विल नॉट बी फॉलोड। सो इन ऑर्डर टू calculate anything related to Charles' law, we have to change the temperature from centigrade to another scale. Now another scale that we have of temperature is Kelvin. Kelvin is equal to centigrade plus 273. नाउ केल्विन और सेंटीग्रेड की डिग्रीज़ में कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट इनके स्टार्टिंग पॉइंट में डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 0 केल्विन। सो 0 केल्विन इज़ इक्वल टू centigrade plus 273, so 0 Kelvin is equal to minus 273 degree centigrade. Now सपोज़ कि मेरे पास अगर टेम्परेचर 25 डिग्री है तो केल्विन पे कितना होगा? तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू 298 केल्विन। नाउ सपोज़ कि मैंने टेम्परेचर को 1 डिग्री इंक्रीज़ किया सेंटीग्रेड में, सो नाउ वी हैव 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। सो इन केल्विन इट विल बी इक्वल टू 299 केल्विन। सो कीप इन माइंड कि टेम्परेचर को जब हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज़ किया है तो केल्विन में भी 1 डिग्री राइज़ ही आई है। सो हमारे पास इनकी डिग्रीज़ में कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट में डिफरेंस है। नाउ इसी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को डाल देते हैं केल्विन में। सो 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू 298 केल्विन एंड 26 इज़ इक्वल टू 299 केल्विन। सो हम 298 केल्विन से भी डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हम 299 केल्विन से डिवाइड करते हैं। So in both the cases we get the same value. So it means that Charles' law is not wrong, Charles' law is correct, but we have to change the temperature scale in order to follow Charles' law. So जब कभी हम Charles' law की calculations करेंगे तो हम temperature को convert करेंगे from centigrade to Kelvin. So now if we graphically follow Charles' law, so in Charles' law temperature is directly proportional to volume keeping the pressure constant. So एक constant pressure की वैल्यू पे since temperature and volume are directly proportional, so they will give a straight line. So जैसे temperature increase होगा, increase in temperature increases the volume of a gas. Now अगर suppose कि मैंने ये लिया है वैल्यू pressure at 1 atmosphere के ऊपर, अब अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता हूँ, से फॉर एग्जांपल 1 एटमॉस्फेयर से मैंने प्रेशर को डबल करके 2 एटमॉस्फेयर कर दिया, तो अब हमारे पास क्या डिफरेंस आएगा इस ग्राफ में? सो हमारे पास प्रेशर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा और हमारे पास ग्राफ जो है उसका स्लोप डाउन आ जाएगा। सो एट अ कांस्टेंट प्रेशर हमारे पास ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और ऊपर है, लेकिन अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करके वही ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास ग्राफ का स्लोप नीचे आ जाएगा। नाउ हमारी प्रीवियस कैलकुलेशन में सपोज़ कि 298 केल्विन पे हमारे पास जो वॉल्यूम था दैट वाज 546। सो हम इधर एक पॉइंट प्लॉट करते हैं विच कॉरिस्पॉन्ड्स टू वॉल्यूम 546 एंड टेम्परेचर 298 केल्विन। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट पॉइंट। अब हमने जब टेम्परेचर को 1 डिग्री इंक्रीज़ किया, 299 किया, तो वॉल्यूम चेंज्ड फ्रॉम 546 टू 548। सो आवर न्यू पॉइंट इज़ हेयर। सो अगर हम इस न्यू पॉइंट को ड्रॉ करके ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करें लाइक दिस, सो जब हमारे पास ये ग्राफ एक्स्ट्रापोलेट होगा तो व्हाट विल हैपन? तो जब ये ग्राफ एक्स्ट्रापोलेट होगा तो ये एक पॉइंट पे जाके वॉल्यूम की लाइन को 0 पे कैंसिल करेगा, यानी यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा? 0 होगा। अगर हम इस टेम्परेचर को स्टडी करें, सो दिस टेम्परेचर इज़ इक्वल टू
0 Kelvin और 273 डिग्री सेंटीग्रेड। सो 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्राफ के मुताबिक थ्योरेटिकली वॉल्यूम बिकम्स ज़ीरो। सो इस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो वो टेम्परेचर है जिस पे किसी भी गैस का वॉल्यूम हमारे पास थ्योरेटिकली ज़ीरो हो जाएगा। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग जितनी भी गैसेस हैं वो इस टेम्परेचर पे पहुंचने से पहले ही हमारे पास लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो दिस इज़ अ थ्योरेटिकल टेम्परेचर। अब इसी थ्योरी के साथ साइंटिस्ट बिलीव कि हमारे पास 0 केल्विन इज़ बिलीव टू बी द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड, बिकॉज हमारे पास 0 डिग्री पे हमारे पास वॉल्यूम विल बिकम ज़ीरो। अब एब्सोल्यूट ज़ीरो पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड कि हमारे पास गैसेस की 3 टाइप्स के मोशन है, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल। सो हमारे पास एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे ट्रांसलेशनल मोशन भी ख़त्म हो जाएगा, वाइब्रेशनल भी ख़त्म हो जाएगा और रोटेशनल भी ख़त्म हो जाएगा। जबकि अकॉर्डिंग टू एडवांस्ड क्वांटम मैकेनिक्स वाइब्रेशनल मोशन स्टिल एग्जिस्ट बट इन अ वेरी लो अमाउंट। Anyhow, theoretically we say that all the types of motion cease when we reach the temperature of absolute zero. But keep in mind कि absolute zero का जो concept है that is a theoretical concept that we achieve by drawing a graph of Charles' law. So absolute zero is 0 Kelvin or -273 degree centigrade. So this is the lowest possible temperature, and at this temperature the volume of any gas is hits टू ज़ीरो, यानी इसका गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा, इसका मैस ख़त्म हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो अगर हम स्केल्स ऑफ टेम्परेचर को देखें तो हम सबसे कॉमनली फॉलो करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। सो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दीज स्केल्स? सो अगर हम फ़ारेनहाइट को देखें तो फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5 इंटू टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 32। सो यूँ हम सेंटीग्रेड टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये फ़ारेनहाइट में कितना होगा? सो 9/5 इंटू 20 प्लस 32। सो सिंप्लीफाइंग इट वी गेट 36 प्लस 32 विच इक्वल्स 68 फ़ारेनहाइट। सिमिलरली केल्विन की हमारे पास जो रिलेशन है, केल्विन इज़ इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो ये हमारे पास केल्विन में कितना होगा? सो 25 प्लस 273 इज़ इक्वल टू 298 केल्विन। नाउ यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को रिमेंबर करें कि हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री केल्विन में कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट का डिफरेंस है। सो इसलिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू 1 केल्विन। इसका मतलब ये नहीं कि डिग्री सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू केल्विन, इसका मतलब ये है कि अगर सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में 1 डिग्री राइज़ आएगी तो केल्विन में भी 1 डिग्री राइज़ आएगी। लेकिन फ़ारेनहाइट इज़ अ डिफरेंट स्केल। अगर सेंटीग्रेड या केल्विन टेम्परेचर में 1 डिग्री राइज़ आती है तो फ़ारेनहाइट में 1 डिग्री राइज़ नहीं आएगी, इसमें डिफरेंट राइज़ आएगी। The next law that we have is Avogadro's law. Avogadro's law states that volume of an ideal gas is directly proportional to number of moles of a gas. So हमारे पास जो Avogadro's law है वो गैस के वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल्स के साथ रिलेट करता है। So अगर हम इनमें इक्वलिटी डालें तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। So 22.4 डेसीमीटर क्यूब इज़ अ कांस्टेंट इन दिस इक्वेशन। अब ये जो कांस्टेंट है दैट इज़ टेकन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, बिकॉज वॉल्यूम को हम नंबर ऑफ मोल्स के साथ रिलेट कर रहे हैं। सो वी विल कीप बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। सो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है? सो स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज़ इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन्स। और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है? स्टैंडर्ड प्रेशर इज़ इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। सो इन वैल्यूज़ पे हमारे पास वॉल्यूम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। एंड एट अनदर कंडीशन ऑफ रूम टेम्परेचर वी हैव वॉल्यूम इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24 डेसीमीटर क्यूब। नाउ रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर में क्या डिफरेंस है? रूम टेम्परेचर होगा हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन। सो हमारे पास इन
दो डिफरेंट कंडीशंस में दो डिफरेंट इक्वेशंस आती हैं. सो फॉर एग्जांपल आई हैव 1 मोल ऑफ अ सर्टेन गैस. सो 1 मोल ऑफ अ सर्टेन गैस को अगर मैं STP पे इसका वॉल्यूम देखूं तो STP पे इसका वॉल्यूम होगा हमारे पास 22.4 डेसीमीटर क्यूब. सिमिलरली अगर हम इसी गैस को रूम टेम्परेचर पे ले जाएं तो रूम टेम्परेचर पे इसका वॉल्यूम होगा 24 डेसीमीटर क्यूब. Now here important concept to remember is that decimeter cube is equal to liter. तो हम यहाँ पर decimeter cube की बजाय liter भी लिख सकते हैं. Both are one and the same units. Now suppose we have 44 grams of carbon dioxide. What will be its volume at STP and RTP? तो इसके लिए हम पहले moles of carbon dioxide कैलकुलेट करेंगे which is equal to given mass divided by molar mass of carbon dioxide. So that is equal to 1 mole. So 1 mole of carbon dioxide का STP पे वॉल्यूम होगा 22.4 और RTP पे वॉल्यूम होगा 24 डेसीमीटर क्यूब्स. Now suppose कि I have 3 gases O2, N2 and H2. Now हमारे पास तीनों का एक एक मोल है. सो अगर तीनों का नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो कीप इन माइंड दैट देयर वॉल्यूम विल ऑल्सो बी सेम. सो इन तीनों का वॉल्यूम हमारे पास STP पे 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा. नाउ कीप इन माइंड कि जब कभी हमें क्वेश्चन में RTP या STP की स्पेसिफिकेशन नहीं होगी सो वी विल ऑलवेज यूज़ STP अनलेस स्पेसिफाइड. सो अगर हमारे पास किसी भी गैस के नंबर ऑफ़ मोल्स सेम हैं तो हमारे पास उनका वॉल्यूम सेम होगा. लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखें कि मोल सेम होने का ये मतलब नहीं कि गैस का मैस भी सेम होगा. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के 1 मोल का मैस है 32 ग्राम्स, नाइट्रोजन के 1 मोल का मैस है 28 ग्राम्स, हाइड्रोजन के 1 मोल का मैस है 2 ग्राम्स. सो हमारे पास 3 गैसेस के अगर मोल्स सेम हैं उनका वॉल्यूम सेम होगा लेकिन उनका मैस डिफरेंट होगा क्योंकि हर गैस के 1 मोल का मैस डिफरेंट होता है. सो नाउ फॉर एग्जांपल आई टेक द सेम 3 गैसेस. सो ऑक्सीजन के मैंने ले लिए सपोज़ 16 ग्राम्स, नाइट्रोजन की भी मैंने ले लिए 16 ग्राम्स, हाइड्रोजन की भी ले लिए 16 ग्राम्स. अब इनमें से वॉल्यूम सबसे ज़्यादा किसका होगा? तो कीप इन माइंड कि मैस सेम होने से कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि वॉल्यूम विल बी सेम. यू विल कैलकुलेट मोल्स. सो मोल्स के लिए हम इनको मोलर मैसेज से डिवाइड करेंगे. सो दिस इज़ इक्वल टू 0.5 मोल्स, दिस इज़ इक्वल टू 0.48 मोल्स एंड दिस इज़ इक्वल टू this is 0.57 moles and this is equal to 8 moles. So अब हमारे पास इन तीनों में सबसे ज़्यादा मोल्स हाइड्रोजन के हैं. So it will have greatest volume followed by nitrogen followed by oxygen. So जो heaviest केस है अगर हम same amount of 3 gases लें तो heaviest केस का वॉल्यूम सबसे कम followed by the next gas and the lightest gas will have the highest volume. So this is the point where most of the questions from Avogadro's law are asked. Now यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास सामने आता है कि हमारे पास जितने भी हमने गैस लॉज अभी तक स्टडी किए हैं उसमें हम 2 पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं और बाकी पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखते हैं. लाइक बॉयल्स लॉ में हमने प्रेशर वॉल्यूम को स्टडी किया और बाकी पैरामीटर्स कांस्टेंट रखे. चार्ल्स लॉ में हमने वॉल्यूम टेम्परेचर को स्टडी किया और प्रेशर को कांस्टेंट रखा. एवोगैड्रोस लॉ में हमने वॉल्यूम और नंबर ऑफ़ मोल्स को स्टडी किया और टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा. सो क्या कोई ऐसी इक्वेशन नहीं है जो इन चारों को इकट्ठे डील करे? सो द आंसर इज़ येस. दैट इक्वेशन इज़ जनरल गैस इक्वेशन या जिसको हम कॉमनली आइडियल गैस इक्वेशन के नाम से कहते हैं. सो इसको डिराइव करने के लिए वी कंसिडर कि हमारे पास बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर. चार्ल्स लॉ की रिलेशन के मुताबिक हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ मोल्स. सो अगर हम इन तीनों को कंबाइन करें तो वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ मोल्स, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. सो नाउ हमारे पास ये इक्वेशन बनती है PV इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इंटू T. फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस अगर गैस का हम 1 मोल ले लें तो वी कैन राइट PV बाय T.
सो अब अगर दो कंडीशंस हैं तो हमारे पास P1 V1 बाई T1 विल बी इक्वल टू P2 V2 बाई T2। सो इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, अगर एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो बाकी दो वेरिएबल्स के अंदर चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट कीप इन माइंड कि इसमें हमारे पास चार्ल्स लॉ भी इंक्लूडेड है, सो वी विल यूज़ टेम्परेचर इन केल्विन scale. So this is another key equation. Now moving further towards the equation that is called general gas equation. So इसको हम कैसे derive करेंगे? So यहाँ से हम आगे लेते हैं. So PV is directly proportional to NT. अगर हम equality डालें तो PV is equal to N into T into constant. So यहाँ पे जो हमारे पास constant है that is R. Now this R is very different from other constants that were in Boyle's law and Charles law. अब Boyle's law और Charles law में difference ये है कि Boyle's law में हम pressure और वॉल्यूम को स्टडी करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। लेकिन अगर हम बॉयल्स लॉ के अंदर टेम्परेचर को चेंज करें तो बॉयल्स लॉ का जो कांस्टेंट है इट चेंजेस। फॉर एग्जांपल बॉयल्स लॉ का कांस्टेंट है PV इज इक्वल टू K। इट विल स्टे कांस्टेंट एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, बट व्हेन द टेम्परेचर विल चेंज द कांस्टेंट ऑफ बॉयल्स लॉ विल चेंज। इसी तरह चार्ल्स लॉ का कांस्टेंट है V बाई T इज इक्वल टू K। इसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो ये कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर हम प्रेशर को चेंज करेंगे तो दिस कांस्टेंट विल चेंज। जबकि जनरल गैस कांस्टेंट की जो हमारे पास ख़ास बात यह है कि ये हमारे पास किसी भी चीज़ से चेंज नहीं होता, इट इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड दिस इक्वेशन इज़ कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। सो इससे हम गैस के किसी भी पैरामीटर के अंदर चेंज से बाकी पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। Now, if we see the applications of general gas equation, so first application of general gas equation is that it can be used to calculate the value of R. So according to general gas equation, PV is equal to nRT. So R will be equal to PV divided by NT. So R के units को अगर हम standard temperature and pressure पे calculate करें, sorry, at normal conditions पे calculate करें, सो STP पे R की क्या वैल्यू होगी? R इज़ इक्वल टू STP पे प्रेशर है हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर। STP पे गैस के 1 मोल का वॉल्यूम है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स विल बी 1 मोल और STP इज़ इक्वल टू 273 केल्विन। सो जब हम इन सारी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करें सो वी गेट 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर मोल per Kelvin. So these are units of general gas constant at STP. Now अगर हम इन्हीं यूनिट्स को देखें at SI तो हमारे पास R इज़ इक्वल टू PV बाई NT। नाउ SI में हमारे पास प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर विच इज़ इक्वल टू 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम इज़ 22.4 डेसीमीटर क्यूब विच इक्वल्स 22.4 divided by 1000 meter cube. So standard unit है meter cube. Now number of moles is 1 mole and temperature is again 273 Kelvin at SI. So जब हम इन सारी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करते हैं सो हमारे पास आंसर आता है 8.313 न्यूटन। हेयर वी हैव मीटर -2 और हमारे पास यहाँ पर मीटर क्यूब है, सो ये कैंसल आउट होके हमारे पास बना देते हैं मीटर। देन वी हैव पर मोल पर केल्विन। नाउ यहाँ पर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, न्यूटन मीटर इज़ ऑल्सो इक्वल टू अनदर यूनिट विच इज़ कॉल्ड जाउल। सो हम इसको लिख सकते हैं 8.313 जाउल्स पर मोल पर केल्विन। सो नाउ जाउल्स को यूज़ करके हम इसको कैलोरीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वी हैव द रिलेशन 1 कैलोरी इज़ इक्वल टू 4.18 जाउल। सो अगर हम इसी यूनिट को कैलोरीज में कन्वर्ट करें तो 8.313 को हम 4.18 से डिवाइड करेंगे, सो हमारे पास आ जाएगा 1.987 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। सो यूँ हमारे पास SI यूनिट्स आ जाते हैं जनरल गैस कांस्टेंट R के, जो कि हमारे पास इस सीक्वेंस में फॉलो किए जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपने इस वैल्यू को प्रेफर करना है, अगर ये नहीं है देन यू विल प्रेफर दिस वैल्यू फॉलोड बाय दिस वैल्यू।
नाउ हियर वी हैव इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जनरल गैस इक्वेशन को यूज़ करके हम एक अननोन मास ऑफ गैस को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमने एक सर्टेन मास ऑफ गैस लिया और हमें उसका मास नहीं पता, तो उसको हम जनरल गैस इक्वेशन से कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स इज़ इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। सो हम n को सब्सटीट्यूट करते हैं विद given mass divided by molecular mass into R into T. So we should know the given mass. So given mass को find करने के लिए we have equation PV. अब हम क्या करेंगे, m को ऊपर मूव करेंगे, सो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास ऑफ गैस से और डिवाइड करेंगे हम इसको R और T से। सो यूँ हमारे पास अगर कोई भी गैस हो उसका हमें प्रेशर, वॉल्यूम, मोलर मास और टेम्परेचर पता हो, सो उससे हम मास ऑफ गैस को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ जनरल गैस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ एन गैस। तो कोई भी गैस हमारे पास है उसकी डेंसिटी को हम मैयर कर सकते हैं। नाउ वी टेक नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो हम इधर n को सब्सटीट्यूट कर देते हैं बाय गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू r इनटू t। नाउ वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गैस। सो हम क्या करेंगे, प्रेशर को इधर ही रखेंगे, m को इधर ले आएंगे, pm, मैस को इधर ही रखेंगे और वॉल्यूम को मैस के नीचे ले आएंगे इनटू R इनटू T। सो मैस इनटू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम बिकम्स डेंसिटी। सो हम इधर m बाय v को रिप्लेस कर देंगे d से। सो यूँ हम डेंसिटी ऑफ गैस को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग प्रेशर विद मोलर मास एंड डिवाइडिंग इट बाय जनरल गैस कांस्टेंट इनटू इट्स टेम्परेचर एट केल्विन। सो बाय दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ अ गैस इफ़ वी नो दीज 4 पैरामीटर्स। नाउ लास्टली जनरल गैस इक्वेशन को यूज़ करके हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो PV इज़ इक्वल टू nRT। Now we know that concentration of a gas is equal to number of moles divided by volume. So हम क्या करते हैं, प्रेशर को इधर ही रखते हैं, वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल्स के नीचे ले आते हैं और RT से मल्टीप्लाई कर देते हैं। Now we know that number of moles divided by volume is equal to concentration. So we get equation for concentration that is equal to pressure divided by general gas constant इनटू टेम्परेचर। सो इस इक्वेशन से हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं इफ़ वी जस्ट नो इट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर। सो दीज आर सम ऑफ द यूजेस दैट वी डू फॉर जनरल गैस constant and general gas equation. So that's all for this lecture. Thank you.